बेटा पूरी रिकॉर्डिंग नहीं थी, 45 मिनट्स की थी ऐसे। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी है जो पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड करता हो? किसी ने थर्सडे को स्टार्ट से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया हो? मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं, इस कैंपस का चाहिए। कोई है ऐसा स्टूडेंट मेरा जिसने जुमेरात की क्लास पूरी रिकॉर्ड की हो? अभी पॉज रखें, अभी इसको पॉज ही रखें। तो कल क्लास मिस हुई है, कोई बात नहीं, खैर है, बारिश थी, बता दें मुझे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 असेसमेंट का, क्वेश्चन 1 और 4 ये हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में, इसलिए अगर आपको इसमें कोई मसला हो सोल्यूशन ले लीजिएगा। वो दोनों क्वेश्चंस आप मेरे से इंडिविजुअली इस क्लास के बाद कल पूछ लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो। इस क्लास के बाद अगर लंबी बात हुई तो 2:10 पे मैं फ्रंट ऑफिस में बैठ जाऊंगा। इसको मसला हो क्वेश्चन 1 और 4 मैं क्लास में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। सोल्यूशन लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे आप लोग। मैंने असेसमेंट, प्लीज़ बेटा, असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था, ठीक है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसे? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? बस पिछली क्लास C2 है, मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छे जा रहे हैं आपसे, और उस क्लास के अंदर को तकरीबन 25 से 30 बच्चों ने इस सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ है। आप में से सिर्फ 2-3 बच्चों ने किया। खुद आप सोच लें कहाँ पे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं जी। फिर पूछ रहा हूँ, असेसमेंट का क्वेश्चन 2 सिंगल एंट्री वाला होमवर्क में दिया था कि आज डिस्कस करूंगा, कितने बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट किया है, हाथ खड़े रखिएगा, अटेम्प्ट किया है और पूरा सही हो गया था? 1 2 3 हाथ हैं, गुड। अच्छा, फिर हाथ खड़ा करें, अटेम्प्ट किया था और 70% ठीक हुआ। अब कोई हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलें, आप लोगों को अल्लाह तौफीक दें। ये 2 क्वेश्चंस हैं, करके आइएगा, ठीक है? मैं कल इसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगी सिर्फ वो डिस्कस करूंगा स्टार्ट के अंदर 5 7 10 मिनट लगा के, ओके? तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ कर लीजिएगा, वरना नहीं होगी डिस्कशन। मैं नहीं करूंगा डिस्कशन जब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, साथ हो जाए, ओके? चलें, रेवेन्यू की बात करते हैं। ज़रा पुरानी हो गई बात, भूलने लग गए होंगे अब तो हम वो बात, ठीक है? इसलिए ज़रा दोबारा से बात को रिवाइज करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे बात शुरू की थी रेवेन्यू की, कि रेवेन्यू का स्टैंडर्ड लगता किस पे है? सेलर पे। ये नई बुक कितने बच्चों के पास है जिसमें 830 नंबर सफ़ा उलट है? ज़रा देख लें ज़रा जल्दी से। हाँ, जिनके पास, ये इन सबको जो है ना ये बांट दें पेज पे, हाथ खड़े रखिएगा। जिनके पास पुरानी बुक है बेटा, वो उनकी बुक में सही है, वो रहने दें। इधर भाई उधर भाई, सबको मिल जाएगा। भाई इधर आप ना स्टार्ट में आके दे दें इनको, ये खुद ही बांट लेंगे। इधर भाई उधर भाई वालों को जल्दी करें, ये रख लें, जब जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ने की तो उस वक्त, ये जिस बच्चे की कॉपी से करवाया था उस पर निशान, पुरानी बुक से करवाया था ये मैंने। ये अभी रख लें, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये तो एंड पे जाके जब सारी बातें मैं कर लूंगा। भाई जरा पॉज कर दें इसको, दोबारा आवाज आना बंद हो जाए प्लीज। ये पेज रख लें, जब जरूरत पड़ेगी इस सफ़े की तो उस सफ़े पे पहुंचेंगे तो वहां से कुछ रीड करवाना होगा तो वो मैं करवा लूंगा, ठीक है? अब बातें बंद कर दें भाई, क्लास में बैठना चाहते हैं तो बातें बंद कर दें, नहीं तो क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है? इससे दूर हो के बैठो, दीवार के साथ लग के बैठो बेटा, चलो। और कोई बात नहीं, किताब लेके आनी थी, बगैर किताब के बैठो, चलो। हाँ तो उससे ले लो किताब, वो खुद ही मैनेज करे। दे दो किताब उसको, हाँ दे दो किताब उसको, एक ही किताब है। फिर आप बोलना मत, ठीक है? साथ हो जाओ।
अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि रेवेन्यू का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है कस्टमर पे। जाग जाएं, फिर जाग जाएं, कस्टमर पे नहीं, सेलर पे अप्लाई होता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है कस्टमर ने। ठीक है, यानी कि जिसने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड उसी पे ही लगेगा। ठीक है, अब रेवेन्यू के स्टैंडर्ड ने सेलर से कहा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, ये को खाला जी का घर नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो 5 शर्तें पूरी करो। नंबर 1, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं। अब वो आज बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को IFRS 15 कौन सी शराइत लगाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए। ठीक है, बहरहाल वो बात पे तो पहुंचते ही हैं। फिलहाल स्टैंडर्ड ने कहा आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट, अब वही पहली एग्जांपल ज़हन में रखनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने कहा आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, कैंटीन वाले ने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न हो, ओरल हो, एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो, जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट है जी। अच्छा जी, फिर कर लू रेवेन्यू रिकॉर्ड? देखा नहीं। अब आइडेंटिफाई करो अपनी जिम्मेदारियां अलग अलग। आइडेंटिफाई करो सेलर अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस सेपरेटली। कितनी है? एक है, दो है, ज्यादा है? देखा जी 3 ऑब्लिगेशंस हैं, लेज, बिस्किट, जूस। याद आ गया? उसने कहा आप रिकॉर्ड करूं? देखा नहीं। डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस, ये तो तुम्हारी और कस्टमर की ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें क्या प्राइस डिटरमिन की गई थी वो जरा बता दो। यानी कि जो पैसे तुमने, दुकानदार साहब, तुमने जो मांगे थे कस्टमर से, वो कितने थे? उसने कहा जी 100 रुपया। अब कर लो रिकॉर्ड? देखा नहीं। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस और मार्केट प्राइस में फर्क है तो फिर एलोकेशन जरूरी है ट्रांजैक्शन प्राइस की, हर ऑब्लिगेशन पे अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। बेटा प्रोपोर्शनेट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 4 शर्तें पूरी हुई। पहली, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी, आइडेंटिफाई सेपरेटली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ऑफ सेलर। नंबर 3, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, और अगर जरूरत है तो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। और 5वीं शर्त क्या थी? रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जब ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। क्या मतलब? जब लेज और बिस्किट दे दिया और जूस अभी नहीं दिया तो लेज और बिस्किट का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, जूस का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने 2 एग्जांपल्स भी की थी, वेड वाली और उमर और मोबिलिंक वाली। ये 2 एग्जांपल्स हमने की थी जुमेरात के दिन। ठीक हो गया। कल बारिश की वजह से बच्चे जरा कम थे तो हमने फिर कर ही असेसमेंट डिस्कस ली, हमने फिर रेवेन्यू को नहीं छेड़ा था। ठीक है जी, तो बहरहाल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब उनकी क्लास में डिस्कशन नहीं होगी। इंडिविजुअली जो कोई 1-2 प्रॉब्लम्स हो वो आप लोग क्वेश्चन करने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उनको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा अब। ठीक है, अच्छा, ये 5 शर्तें हो गई पूरी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। 5वीं शर्त के साथ मैंने आपको कोई अपनी तरफ से बात लिखवाई थी। नॉर्मली रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कंट्रोल इज शिफ्टेड टू द कस्टमर। आपको आसानी के लिए लिखवा दिया था। अब ये 5 शर्तें थी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेने की, शर्तें थी। उसके बाद मैंने 2 एग्जांपल्स आपको खुद करवाई थी, और उसके बाद मैंने पेज नंबर, आपकी बुक का पेज नंबर पेज नंबर 839 था, उसमें 2 एग्जांपल्स थी, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 डिब्बे के अंदर, वो आपको होमवर्क में दी थी। कितने बच्चों ने वो अटेम्प्ट की हुई हैं एग्जांपल्स? प्लीज आप लोग अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग पक्की बात है फेल हो जाएंगे, पक्की बात है फेल हो जाएंगे। ये एग्जांपल्स मैंने बुध को होमवर्क दी थी, फिर मैंने जुमेरात को दोबारा होमवर्क दी थी। और जी जी बेटा ये मैंने अलग से दी थी एलोकेशन की। ठीक है जी, ये कितने बच्चों को याद है? ये एग्जांपल्स दी थी होमवर्क में, याद है? कम से कम ये तो बता दो याद है। ठीक है, शुक्र है आधों को याद है। अब प्लीज ये एलोकेशन की एग्जांपल्स आपको कर लेनी चाहिए थी। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो पक्का फेल होंगे, पक्का फेल होंगे। लिखवा ले मुझसे सादा सफे के ऊपर, बाद में खुद से लिख लीजिएगा फेल। मैं अभी कह रहा हूं फेल, मैं लिख के दे देता हूं आपको, ऐसे पढ़ने वाले फेल होंगे। ठीक है, 2 सादा एग्जांपल्स को कहे हुए भी 1 हफ्ता हो गया है, और कितने बच्चों को तौफीक हुई है? हाथ खड़ा करें दोबारा। ये 10 बच्चे नहीं बन रहे इस 125 की क्लास में। ठीक है, तो पक्का फेल। ये C1 का रिजल्ट पक्का यही 10% आना है। बता अभी लिखवा लो मुझसे अभी। ठीक है, तो जी 10% में आप नहीं आएंगे,
आप कभी 10% में आए ही नहीं है। होमवर्क वाले हाथ खड़े होते हैं, आपका हाथ नहीं खड़ा होता। टेस्ट वाले हाथ खड़े होते हैं, आपका हाथ नहीं खड़ा होता। पास वाले आते हैं, आप नहीं आते। कैसे आ सकते हैं आप? 10% में नहीं आ सकते आप। ठीक है जी। ये पेज 839 की 2 एग्जांपल्स कल करके आइएगा, और कल ये एग्जांपल्स आपकी नोटबुक पे चेक करूंगा मैं। नहीं करके आएंगे तो क्लास से निकाल दूंगा अब बस। ठीक है। और पहली क्लास क्योंकि काफी फर्क पड़ गया है, इसलिए अब तो मैं नहीं सुन रहा। आज तो मैंने खुद सुना दिया सबक आपको। कल से जो पढ़ाया करूंगा वो आपसे सुना करूंगा। और मुझे अंग्रेजी नहीं चाहिए, नो इशू। खैर है, किसी को अंग्रेजी के स्टेप्स नहीं याद हुए। ये 5 स्टेप्स जैसे मैंने आपके साथ बोले, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई करो सेलर की ऑब्लिगेशन सेपरेटली। ऐसे भी कोई बोल देगा, मुझे 5 स्टेप्स गिनवा देगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये 5 शर्तें जो थी, ये 5 शर्तें जरूरी शर्तें हैं अगर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है तो। ठीक है, कि इनमें से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो IFRS 15 कहता है रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। अब अगर रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया है तो आपने वायलेशन की स्टैंडर्ड की, फिर ऑडिटर ऑडिटर लगा देगा उस पर क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, मकसद समझो। IFRS 15 कह रहा है 5 में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी नहीं होगी तो मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ है, वो गड़बड़ें भी पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की शराइत क्या है वही पढ़ाने लगो। कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ है, IFRS 15 कहता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मेरी वाली कोई बात में गड़बड़ है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 5 में से एक स्टेप नहीं है, 5 में से एक स्टेप नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। जी आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, दूसरी शर्त ही पूरी नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को सेपरेटली, मैं आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। 2 कर लिए। तीसरा, ट्रांजैक्शन प्राइस ही नहीं पता आपको, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर। किससे करोगे रेवेन्यू रिकॉर्ड, किस अमाउंट पे करोगे? मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने दे रहा। 5 में से एक शर्त पूरी नहीं है। हाँ जी पता है जी, ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं। एलोकेशन कर सकते हो, नहीं कर सक रहा जी, नहीं कर सकते तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। चलो, इस सबसे आसान समझने वाली बात, सबसे आसान 5 में से सबसे आसान शर्त तो समझने वाली है। वो कौन सी 5वीं शर्त ही है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, नहीं की तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो 5 में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी नहीं है तो IFRS 15 कहता है मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने देना। ठीक है। अब वो 5 को अलग अलग स्टैंडर्ड ने एड्रेस किया हुआ है। ठीक है, पहली क्लास में ये कॉपीज करवाने के लिए ये सफ़ा एक उल्टा आ गया था आगे, कॉपीज करवाने के लिए को मुझे 10-1 मिनट का डिले पड़ गया था, इसलिए 10-1 मिनट एंड पे थोड़े से हमने कम पढ़े। वैसे मेरा प्लान यही था कि मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन आपको पढ़ा के भेजूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात उसमें रह गई है जो कल। लेकिन किताब मैं रीड आज नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं कि पास होने वाले वही होंगे जो कह के भेजूंगा अगले दिन करके आएंगे, वरना जरूरत नहीं है। इस हफ्ते में टेस्ट नहीं है, अगले हफ्ते तक मैं रेवेन्यू कंप्लीट कर चुका हूँगा। मेरा इरादा तो यही था, आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। बहरहाल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट अब कल पे जाएगा, फिर स्टेप 2 और 3 ये इकट्ठे हो जाएंगे होपफुली कल। स्टेप 4 और 5 परसों इकट्ठे हो जाएंगे। एक आध दिन और लगेगा थोड़ी और थ्योरेटिकल बातों को डिस्कस करके डबल एंट्री की बात तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिकली सिनेरियोज होंगे चाहे जर्नल एंट्रीज होंगी, इनकी प्रैक्टिस शुरू कर चुके होंगे इसी वीक में इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक का जो टेस्ट आएगा वो फुल फ्लैज टेस्ट होगा रेवेन्यू का, चाहे रेशियो स्टार्ट हो भी गई होंगी, साथ साथ रेवेन्यू में चलाऊंगा एंड तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू फिर इस तरह कर लेंगे हम कि हम 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट अगर पढ़ रहे हैं तो 20-25 मिनट रेवेन्यू पढ़ा करेंगे और बाकी का टाइम रेशियोज पढ़ते रहेंगे और एंड तक इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जो साथ साथ पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा तो 10 से 15 नंबर का सवाल आता है, वो अब समझ नहीं आता। पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा गुजर गई, अब टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आप लोगों ने दिया हुआ होमवर्क नहीं किया जो सादा एग्जाम्पल्स में एलोकेशन करनी थी, तो प्लीज़ आप लोग इस होमवर्क को इंश्योर कर लीजिएगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने आइडेंटिफाई किया है, पेज नंबर जौन सा भी था उस पर जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आपने कर लेनी है। जब वो स्टेप पे पहुंचेंगे तो मैंने वो एग्जाम्पल्स आपको नहीं करवानी है। ओके, चले। अच्छा जी, अब 5 स्टेप्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। पहला स्टेप कौन सा था? आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट को। क्या मतलब? IFRS माना कहता है कि देखो ये जो तुमने आपस में ये जो ट्रांजैक्शन की है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी है या नहीं, यानी कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। तो इसका मतलब IFRS 15 कोई क्राइटेरिया बताएगा जिसके मुताबिक हम परखेंगे किसी भी चीज को और हम कहेंगे अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है,
तो स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट उर्दू में क्या मतलब बना इसका, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया है, ठीक है जी, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब यूं कह लें शराइत, कि कौन सी चीजें अगर प्रेजेंट होंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो IFRS 15 उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेगा, या किस चीज के आ जाने पर IFRS 15 कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सादा सादा बातें लिख रहा हूं यहाँ पे। बुक को आपने ओपन नहीं करना, बुक तो जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद ओपन करवा लूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले IFRS 15 कहता है कि वेरिफिकेशन जरूरी है, अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। क्या मतलब, बोथ पार्टीज हैव अप्रूव्ड, अच्छा अभी इस हैव को ना करें अनसर्कल, ठीक है। बोथ पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अप्रूव्ड, अप्रूवल होना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। क्या मतलब, देखें एक बात समझ लें, कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों इतना जोर देता है IFRS 15। देखें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, नहीं तो नहीं है। अब मैं मिसाल लेकर चलूंगा आपके साथ, मिसाल के तौर पे उमर या मोबिलिंग की एग्जांपल हमने जुमेरात को जो की थी, जरा एक नज़र उसको पढ़ लें जल्दी से, वैसी एग्जांपल जरा जहन में आ जाए, पिछले सफ़े पे है, सिर्फ क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लें। काइंडली भाईजान मार्कर के लिए मैसेज कर देते हैं किसी को, मार्कर के लिए, हाँ अजीम को भी बुला लें, वो कहाँ पे, वैसे जरा पढ़ लें जहन में, जरा एग्जांपल आ जाए। चले छोड़े, मैं बता देता हूँ। उमर और मोबिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपस में। उमर ने मोबिलिंग ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था कि उमर को एक फ्री मोबाइल मिलेगा और 12 महीने तक सर्विसेज मिलेंगी जिनमें वो 200 पर मंथ पे करेगा जिनके अगेंस्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनको आपस में। याद आ गई एग्जांपल कुछ, चलें शुक्र है याद तो आ रहा है कि पढ़ा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे उमर ने पेमेंट नहीं की, ठीक है, 2 महीने सर्विसेज दे ली उन्होंने, 2 महीने के पैसे वो नहीं दे रहा। अब मोबिलिंग वाले कोर्ट में चले गए, मोबिलिंग वाले कोर्ट में जाकर कहा जी उमर को हमने सर्विसेज दे ली हैं, वो पैसे नहीं दे रहा। मोबिलिंग कोर्ट ने कहा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं ज़रा, कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो उसमें साइन ही नहीं हुए, उमर के साइन ही नहीं है। अब उमर को बुलाया तो उसने कहा जी मैंने तो कहा ही नहीं था कि मैंने पैसे देने, मेरा साइन दिखाएं, अंगूठा दिखाएं, बात समझ रहे हो ना। तो पहली शर्त ही क्या रखी IFRS 15 ने कि कॉन्ट्रैक्ट में अप्रूवल होना चाहिए दोनों पार्टीज का, ठीक है जी, दोनों पार्टीज का क्या होना चाहिए, अप्रूवल, तो अप्रूव्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरी बात, अब फिर सेलर, जिम्मेदारियां सारी सेलर की हैं, जिम्मेदारियां सारी, ये काम करो वो काम करो, सेलर के ऊपर ही पड़ रही होती है। उसकी वजह ये है कि सेलर ने ही तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने कहा seller has identified the rights of both, राइट्स ऑफ बोथ का मतलब सेलर भी और कस्टमर भी, राइट्स ऑफ बोथ आइडेंटिफाई करें, क्या मतलब राइट्स ऑफ बोथ आइडेंटिफाई करें, क्या मतलब इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हैं भाई, अलग अलग राइट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। सेलर का राइट, मोबिलिंग का राइट क्या था, राइट टू रिसीव 200 रुपीज पर मंथ इन एरियर, ठीक है। और उमर का राइट क्या था, राइट टू रिसीव मोबाइल ऑन फर्स्ट डे एंड देन राइट टू रिसीव सर्विसेज ओवर 12 मंथ्स। अब ये क्यों राइट्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए, जो एक डिफॉल्ट करेगा तो फिर कोर्ट में दूसरा ले जाएगा अपने राइट्स को। मोबिलिंग ने डिफॉल्ट किया, क्या मतलब, उमर जाके कहेगा जी बिल हर महीने भेज देते हैं,
और सर्विस किसी काम की दे नहीं रहे, सर्विस सही दे नहीं रहे, तो मेरा राइट था सर्विसेज का, उसके अगेंस्ट मैंने 200 देना था, मुझे सही सर्विसेज नहीं दे रहे, वो कोर्ट में जा सकता है क्योंकि उसका राइट है। या वो ये कहें, उमर जाके कह सकता है जी इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्री मोबाइल और सर्विसेज आपको देंगे, अब जब सर्विसेज देने की बारी आई है, फ्री मोबाइल देने की बारी आई, तो कहते हैं जी मोबाइल तो खत्म है, आप अपना मोबाइल यूज कर लें, सर्विस हम आपको फ्री देते रहेंगे, ये मुकर गए हैं, मुझे मोबाइल नहीं दे रहे, कोर्ट में चला जाएगा क्योंकि उमर के राइट्स थे जो कि आइडेंटिफाइड भी। ठीक है, ऐसे ही उमर अगर पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाए, जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा, तो फिर मोबिलिंग कोर्ट में ले जाएगा उमर को कि जी ये देखें इसलिए लिखा हुआ है मैंने कि इसने 200 रुपए पर मंथ देने थे, ये पैसे नहीं दे रहा, सर्विसेज यूज करी जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा, मोबाइल भी ले लिया, 2 महीने 3 महीने हो गए, सर्विसेज भी ले रहा है, हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहा, तो इससे कहें हमारे पैसे दे, हमने आगे तो सर्विसेज रोक दी हैं लेकिन पुराने पैसे तो हमें दे नहीं दे रहा पैसे। ठीक है, तो सेलर आइडेंटिफाई करे दोनों के राइट्स, सेलर की जिम्मेदारी। ठीक है, फिर seller has identified payment terms। पेमेंट टर्म्स क्या मतलब, कितने पैसे लेने हैं मैंने, कब लेने हैं, देखे ना, ये सारी बातें बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे मैंने आपको कहा, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा अप्रूवल तो है नहीं, मोबिलिंग साहब तो मुंह उठा के आ गए, चलो निकलो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही, अब वो रेवेन्यू रोक रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से जब तक कि ये सारी चीजें इंश्योर ना कर लें। ठीक है ना, बात समझ, उसको समझ रहे हैं, उसका मकसद समझे स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो राइट्स ऑफ बोथ उसमें लिखा ही नहीं हुआ था, लिखा ही नहीं हुआ था कि हम 200 रुपए रिसीव करेंगे, ये हमारा राइट है अगेंस्ट सर्विसेज, तो कोर्ट कहेगा हाँ भी क्या क्या करने आओ, पैसे नहीं दे रहे थे, ठीक है ना, तुसी कड़ा लिखा सी लेने ने। ठीक है, सेलर आइडेंटिफाइड पेमेंट टर्म्स, सेलर ने लिखा ही नहीं हुआ 200 रुपए पर मंथ देने। अब सेलर चला गया जी ये 6 महीने से पैसे नहीं दिए, तो उमर कह रही जी मैंने तो कहा था मैं 6 महीने बाद दूंगा, मैंने तो कहा था मैं साल बाद इकट्ठे ही पैसे दूंगा, इन्होंने मुझे दिखा दें लिखा हुआ कहीं पे है, दिखा दें कहीं लिखा हुआ है कि जी 200 रुपए पर मंथ है। तो अगर ये बात नहीं लिखी हुई, पेमेंट टर्म्स नहीं आइडेंटिफाइड बाय सेलर, तो सेलर साहब पे मेहरबानी करके रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करो, कोई पता नहीं है वो मुकर जाए और फिर तुम कोर्ट में जाओ तो कख ना मिले। बात समझे, बात समझे ना। ठीक है, तो सेलर हैज आइडेंटिफाइड द पेमेंट टर्म्स। नेक्स्ट, नंबर 4, seller has उम्मीद, seller has उम्मीद यानी probability, seller has probability that the consideration will be collected। कंसीडरेशन का मतलब कैश पेमेंट। ठीक है जी, कंसीडरेशन कैश आसानी के लिए लिख रहा हूं, वैसे कंसीडरेशन इसलिए लिख दिया कि इन काइंड भी तो हो सकता है। ठीक है, तो सेलर हैज उम्मीद दैट द कंसीडरेशन विल बी कलेक्टेड। हाँ जी, सेलर किसको बेची चीजें, जी मैंने उमर को चीजें बेची। अच्छा, उमर शरीफ आदमी है ना, दे देगा पैसे, नहीं जी वो हम पैसे लेने गए थे, तो उसने कहा केड़े पैसे, भज जाओ, और साथ उसने अपने 3-4 बड़ी बड़ी मूंछों वाले भी बिठाए हुए थे, तो हम तो डर के भाग आए। तो सेलर को उम्मीद नहीं है कि पैसे आएंगे, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तुम्हें तो उम्मीद ही नहीं है पैसे आने की। ठीक है, तो ये सारी चीजों का होना जरूरी है। क्या मतलब, both parties have approved, seller has identified right of both, payment of terms, seller has probability that he will collect the consideration from customer। ठीक है जी, और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट, ओह मार्कर बदल गया, सारी बदल गए मेरे ख्याल से। कॉन्ट्रैक्ट हैज commercial substance, contract has commercial substance, again has होना जरूरी है commercial substance। अब ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी, मैं पहले आपको समझाता हूं वो ट्रांजैक्शन जो लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस, यानी जिसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो ट्रांजैक्शंस विच लैक कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल लिखने की कोशिश कर रहा था मैं, कमर्शियल सब्सटेंस।
लैक मतलब नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस ना हो उसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे लैक का मतलब क्या है जी? कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अकाउंटेंट्स लैक का लफ्ज, लैक द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, क्या मतलब? मिसाल के तौर पे अभी पिछली क्लास के अंदर भी यही एग्जांपल चली थी, अब एंड तक तो आपको पता है यही एग्जांपल चलनी। तो बच्चे जो हैं वो एक क्लास वाले दूसरी में मुंह उठा के आ जाते हैं, कोई लेट हो जाते हैं, कोई चलें भारत। तो एग्जाम्पल में मिसाल के तौर पे मैं कोई एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे ही बना लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे करीब ही ये राइस के करीब ही एक टोटल का पेट्रोल पंप मौजूद है, ठीक है जी। टोटल पार्को, ओके। टोटल लाहौर, टोटल लाहौर वालों के पास पेट्रोल की कमी हो गई, पेट्रोल इनको ज़रूरत है, और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई के चक्कर में ट्रांसपोर्ट को हड़ताल, उस ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई थी ना, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल कर दी। अब जो टैंकर जहां पे चले आ रहे थे उन्होंने अपने सदर की कॉल रिसीव होते ही सब ने वहीं के वहीं अपने टैंकर्स भी रोक दिए, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, पेट्रोल आ नहीं रहा है। टोटल ये वाले टोटल टोटल लाहौर को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है जी। तो इन्होंने बंदा भेजा ये सामने शेल पे, ठीक है जी। शेल वालों से आके इन्होंने पूछा जी आपके पास पेट्रोल अवेलेबल है कोई? मैंने कहा हाँ हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले, ये हड़ताल होने से थोड़ी देर पहले ही हमारे यहाँ पर जो है वो टैंकर्स आकर खड़े हुए हैं, और अब ड्राइवर ने कहा हमने आगे कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ये खड़े हैं यहीं पर, ठीक है। तो इजाफी भी खड़े हैं, आगे जो जाने थे वो भी यहीं पे रुक गए हैं, तो पेट्रोल तो इजाफी पड़ा हुआ है। पेट्रोल वाले ने कहा आप ऐसा करें, आप यहाँ से 2 टैंकर्स जो हैं वो हमें भेज दें, हम अपने ड्राइवर को भेज दें, आपका ड्राइवर अगर नहीं ना आ रहा, ठीक है, तो हम अपने ड्राइवर को भेज देते हैं, ये साथ ही तो है यहाँ से जो है वो, नहीं तो पाइप भी लगा लेंगे तो यहाँ से तो पहुँच जाएगा पेट्रोल, ठीक है। तो आप जो है ये 2 टैंकर्स जो हैं ये हमें यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। और आप बताएं आपको कहीं पे ऐसी कोई गड़बड़ महसूस हुई है? उन्होंने कहा हाँ जी, हमें ना इस्लामाबाद में शेल इस्लामाबाद जो है हमारा, उसमें हमें यही प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पर हमारे पास पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, वो G10 के अंदर जो हमारा पेट्रोल पंप है, ठीक है जी। तो टोटल वालों ने कहा अभी पता करते हैं, G10 में तो हमारा पेट्रोल पंप भी है, और वहाँ पे जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पेट्रोल अवेलेबल है, एक्सेस। तो टोटल ने कहा, लाहौर वाले टोटल ने, तो टोटल पाकिस्तान जो उनका जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो असल में सब टोटल्स की अम्मी है सब, ठीक है जी। तो मदर कंसर्न जिसको कहते हैं, ठीक है, तो पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो वो टोटल लाहौर और ने बस उसी के थ्रू ही रब्ता करना है, ठीक है जी। तो टोटल लाहौर ने, अब मैं यूं कह देता हूँ, टोटल लाहौर ने इस्लामाबाद टोटल को कहा कि आप वहाँ पे शेल वालों को 2 टैंकर पेट्रोल के दे दें, क्योंकि वो पेट्रोल हमें यहाँ पे ज़रूरत है और हमें यहाँ से वो पेट्रोल दे रहे हैं। अब 2 टैंकर्स पेट्रोल के शेल वालों ने लाहौर में भेजे हैं टू टोटल, ठीक है। टोटल को कहाँ से ये रिसीव हुए हैं? फ्रॉम शेल। तो शेल वालों ने ये 2 टैंकर भेजे, बोलो, और दूसरी तरफ टोटल वालों ने भी 2 टैंकर्स भेजे। मैं बेचे का लफ्ज नहीं कह रहा, भेजे, गौर करना जरा इस बात पे, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये दोनों ट्रांजैक्शन, ये जो दोनों तरफ ट्रांजैक्शन हुई है, जिधर शेल वालों की यहां से 2 टैंकर ऑयल के निकले हैं और उधर टोटल वालों की किताबों से भी 2 टैंकर्स ऑयल के निकले हैं, क्या इसकी वजह से कोई रियल वेल्थ में इंक्रीज डिक्रीज आया? कोई वेल्थ में इंक्रीज डिक्रीज आया है? कोई टोटल की वेल्थ बढ़ गई हो? नहीं। एक तरफ से ये तो यही बात हो गई ना कि मैंने अपनी इस जेब से पैसे निकाले, इस जेब से पैसे निकाल कर साइड वाली जेब में रखे, और मैंने कहा वाह भाई वाह, मैं तो अमीर हो गया, इधर पैसे बढ़ गए हैं, और भाई इधर से निकाल के इधर पैसे डाल दिए, कौन से बढ़ गए हैं, वो तो मेरे पास ही मौजूद थे। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। असल में पहले बात करते हैं, स्टैंडर्ड ने क्या कहा? स्टैंडर्ड ने कहा रुको,
this transaction lacks commercial substance. And if a transaction lacks commercial substance, means it has no commercial substance, then it is not meeting the criteria of contract. It is not a contract. According to me, it is not. Me मतलब IFRS 15 कह रहा है, ठीक है? According to me, it is not a contract because the contract has no commercial substance. So I will not allow Mr. Total and Mr. PSO to record any revenue. बात समझो क्या करने लगा है वो. स्टैंडर्ड कहता है अगर मैंने ये छुट्टी दे दी ना इनको, तो शेल वाला यहां पे अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा, 2 टैंकर पेट्रोल सोल्ड, सेल, ओए 2 टैंकर पेट्रोल, कितनी अमाउंट होगी, ठीक है? तो है कितनी, 1 टैंकर तो और हमने 2 किए हैं, 8000 लीटर मल्टीप्लाई करो, आजकल 117, जल्दी करो, 115 लगा लो, चलो ठीक है, रिटेल प्राइस जी, वो रिटेल प्राइस है, आगे बताओ बताओ जल्दी जल्दी, 8000 इंटू 150, जल्दी जल्दी जल्दी, 115, ओके 150 भी हो जाना है पुत्र, ए तब्दीली रही थे, 10 लाख कह लूं अब, 10 लाख रुपए की सेल, 10 लाख ह्यूज अमाउंट है, 10 लाख रुपए की सेल शेल लाहौर ने रिकॉर्ड कर ली. लो जी मैंने 2 टैंकर ऑयल बेच दिया है, और वहां पे टोटल वालों ने भी 10 लाख की सेल रिकॉर्ड कर ली कि जी हमने भी 2 टैंकर ऑयल बेच दिया है. अब ये शेल लाहौर की सेल शेल पाकिस्तान की सेल में ऐड हो जाएगी, बोलो होगी. अभी अगर रिकॉर्ड किया तो क्यों नहीं होगी बेटा, अगर रिकॉर्ड कर लिए तो क्यों नहीं होगी. मैं तो ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे, ठीक है, अभी तो रिकॉर्ड करवा रहा हूं ना, फिर कहूंगा नहीं करना, ठीक है. और उधर जो टोटल इस्लामाबाद ने सेल रिकॉर्ड कर ली है, वो टोटल पाकिस्तान की सेल में ऐड हो जाएगी. अब ये टोटल की सेल या शेल की सेल, किसी एक की सेल, टोटल की सेल पकड़ लो, चलो टोटल की सेल में 10 लाख रुपए की सेल बढ़ चुकी है. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर के सामने जो रेवेन्यू नजर आएगा उसमें एक 10 लाख की सेल पड़ी होगी जो कि दरअसल सेल है ही नहीं, ठीक है. तो स्टैंडर्ड ने वहीं पे उसके पर काट लिए ट्रांजैक्शन के कि चलने ही ना दो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस है. हाँ ये वो अलग बात है कि जी वहां पे जो है वो उन्होंने 2 टैंकर भी दिए, साथ बार्गेनिंग पावर, ऐसे होता नहीं है ना, फिर तो स्वैप रहा ही ना, फिर तो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन बन गई सिंपल. गाड़ी के बदले गाड़ी दी है जी, कुछ पैसे भी दिए हैं, और भाई ये तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ठीक है. फर्नीचर के बदले गाड़ी ले ली है, कुछ पैसे लेन देन भी हुआ है, भाई ये तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है. नॉर्मली ये वाली बात जो अप्लाई होगी इस स्टैंडर्ड में वो गुड्स की ट्रांजैक्शन पे ही होगी. पेट्रोल पंप का काम है पेट्रोल बेचना, फिक्स एसेट तो कभी कभार के होते हैं ना, ठीक है, फिक्स एसेट, फिर भी उसके अंदर जो गेन लॉस ना हो. गाड़ी के बदले गाड़ी, कोई पैसे नहीं दिए, गाड़ी के बदले जी एक जैसी गाड़ियां जी आप रख लेंगे मैं रख लेता हूं, इसको कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस ना होना. ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है ना, ये बिल्कुल जिसमें कोई रियल वैल्यू नहीं. हाँ गाड़ी के बदले गाड़ी, साथ 2 लाख रुपए, एक को फायदा हुआ है, एक को फायदा हुआ है, नाउ दिस इज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ठीक है ना. तो ट्रांजैक्शन लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस जब कोई रियल वेल्थ में इंक्रीज डिक्रीज ना हो. लेकिन इस स्टैंडर्ड के अंदर वो फिक्स एसेट की सेल रेवेन्यू में नहीं ना आती. फिक्स एसेट की सेल होने पर जो प्रॉफिट आता है वो अदर इनकम में जाता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे हम. यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, हलीब वाले दूध बेचते हैं, हलीब लाहौर वालों के पास दूध की शॉर्टेज हो गई, उन्होंने यहां पे मिल्क पैक वालों से कहा कि हमें आप दूध सप्लाई कर दें, हमने को बहुत बड़ा ऑर्डर लिया हुआ है, हमारे कराची वाले आप रिटेल उस पे डिस्ट्रीब्यूटर से आप इतना हलीब उठा लें, ठीक है, मतलब जहां पे आपको जरूरत होगी. अब ये क्या है, ये गुड्स नॉर्मल सेल कर रही हैं ये एंटिटीज. अब ये सेल नहीं है, ये तो एक तरह बस स्वैप की तरह से, एक तरह से एक जेब से कुछ निकाला, भाई एक तरफ स्टॉक कम कर लिया, एक तरफ. ओवरऑल पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो शेल पाकिस्तान और टोटल पाकिस्तान के ओवरऑल रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक तरफ से चीजें कम हुई दूसरी तरफ बढ़ गई. ऐसे ही हलीब और मिल्क पैक है, ओवरऑल मिल्क पैक पाकिस्तान और हलीब पाकिस्तान, भाई इस इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से उनके ऊपर कोई फर्क, एक तरफ एक की सेल बड़ी हम बढ़ा लें, दूसरी भी सेल बढ़ा लें, नहीं भाई, एक तरफ हमारी चीज बढ़ गई दूसरी तरफ कम हो गई, देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस. स्टैंडर्ड ने वहीं पे पर काट दी. स्टैंडर्ड ने कहा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा हो तो देन दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू मी.
आईएफआरएस 15 ने कहा मेरे मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक भी शर्त पूरी ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करना। और वजह बता दी उसने क्यों रोका है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करके ऐसे ही आपस में ही बदल के सेल, यूजर देखे इतनी सेल्स 15-20 दफा अगर ऐसा स्वैप कर लें, 15-20 लाख की ट्रांजेक्शन कर लें तो करोड़ से ऊपर तो वो सेल को ले जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, जो कि गलत है। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना, कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। ओके जी, बस इसको वो ट्रांजैक्शन कहेंगे जिसको कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है ना। ओके जी, नो कमर्शियल सब्सटेंस या ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, इसको बस यही कहेंगे। ओके हम ऐसी ट्रांजैक्शन कहेंगे जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इट लैक्स, और एक तरफ कहेंगे इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। वो क्या हो सकता है, उसकी एग्जांपल आपके सामने रखी थी मैंने अभी। कमर्शियल सब्सटेंस, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल इसकी भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल फर्नीचर एक्सचेंज्ड विद कार, डिफरेंस पेड इन कैश। नॉर्मल एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, काफी अरसे से हम करते आ रहे हैं, गेन लॉस भी निकला करता था, ठीक है। तो लेकिन नो गेन नो लॉस भी वाली भी कोई एडजस्टमेंट्स आ जाया करती थी, आपको याद हो, फिक्स एसेट के अंदर, तो उसका असल नाम यही है, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, उसका भी नाम यही है, ठीक है। उसमें से भी कोई इनकम तो नहीं निकला करती थी। हाँ, एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेते थे हम, एसेट कोई निकल गया, कोई नया आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन गेन लॉस नहीं निकल रहा होता था। पर वो फिक्स एसेट की बात थी, इसलिए आपका फोकस कहां पे होना चाहिए, गुड्स की बात करनी चाहिए, और उसमें भी वो ट्रांजैक्शंस जिनमें कमर्शियल सब्सटेंस लैग करे, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस लैग करे वो आईएफआरएस 15 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं होती, ठीक है जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट को आईएफआरएस 15 का कॉन्ट्रैक्ट कहना चाहते हैं, यानी आईएफआरएस 15 उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मानता है जिसमें इन 5 चीजों की मौजूदगी हो, यानी ये 5 का होना जरूरी है। हैव, हैज, क्या अप्रूवल हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट्स हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेमेंट टर्म्स हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, उम्मीद हो ऑफ रिसीट, इन 5 शर्तों का होना जरूरी है, ठीक है। ये 5 शर्तें स्टैंडर्ड ने एक ही जगह लिख दी, और फिर एक छठी कंडीशन जो है वो अलग से जाकर लिखी और उसके साथ लिख दिया कि इसका ना होना जरूरी है। मैं आपको वो इकट्ठा ही पढ़ाऊंगा, पहले समझ लें। मिसाल के तौर पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने लिखा, सेलर ने और कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, दोनों ने अप्रूव भी किया, साइन शाइन भी हुए हैं, नंबर 1 टिक। सेलर ने आइडेंटिफाई कर लिए, दोनों के राइट्स भी थे, सेलर ने आइडेंटिफाई की, पेमेंट टर्म्स भी लिखा हुआ था, इतने पैसे इतने अरसे में देने हैं, और सेलर को उम्मीद भी है कि ये पैसे मिल भी जाएंगे, और ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस भी है, गुड्स दे रहा है, एक दूसरा जो है वो पैसे उसकी रिटर्न में दे रहा है, ठीक है। ये सब कुछ अवेलेबल है, ये पांचों की पांचों चीजें जिनका होना जरूरी था ये हैं, लेकिन एंड पे कंडीशंस में एक नोट लिखा हुआ है, पीछे एंड में थोड़ी सी शरायत व जवाबित लिखी होती है ना, शरायत व जवाबित, ठीक है, वो शरायत व टर्म्स वही लिख देता हूँ, ढेर सारी टर्म्स लिखी होती हैं, तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस, शरायत व जवाबित, ये इनके अंदर एक शर्त लिखी हुई नजर आई हमें, ठीक है जी। उस शर्त पे लिखा हुआ था सेलर
और बायर कैन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट लिखा हुआ है, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। पूरी बात मैं नहीं लिखा करता, आपको पता है, वो आपको किताब पढ़ के मिल जाया करती है, होली अनपरफॉर्म्ड, ये वो पता नहीं अजीबोगरीब अंग्रेजी, थोड़ी सी बात जो याद रह जाए, बाकी किताब तो पढ़ ही लिया करते हैं हम, ठीक है। सेलर और बायर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग अदर, विदाउट कंपनसेटिंग अदर। और भी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती ही हैं, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ही थी कि जी वो आपको जो है वो हम पैसे इसने जो है वो इतने दिनों में देने हैं, और अगर पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन इतने दिनों में पैसे देने हैं, ये राइट्स हैं और अप्रूवल है नीचे, और बहुत सी टर्म्स और भी कुछ टर्म्स लिखी हुई होंगी। उन टर्म्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ढेर सारी टर्म्स आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुआ करती हैं, ठीक है। लेकिन ये टर्म जो हमारे सामने आई है ये खतरनाक है। देखो ना, मैंने आपको ये बताया है कि IFRS 15 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप रेवेन्यू बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड करो। क्या मतलब? IFRS 15 कहता है, देखो आप एक चीज का रेवेन्यू रिकॉर्ड करके बैठ गए हो और आपका वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ही नहीं है, कल को कोर्ट में जाओ तो आपको आगे से जुतियां पड़े हैं कि ले जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट को उठा के, तो फिर आपने तो गलत रेवेन्यू रिकॉर्ड किया ना। आपने तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही नहीं बनता था। बैड डेट हो गया जी, अब बैड डेट हो गया, ऊपर सेल, आपको पता है सेल अलग आती है, बैड डेट बाद में आते हैं, सेल तो गलत नजर आया। आप तो ये तो फिर आप जो है वो दो नंबर ही लगा रहे हो, यूजर को मिसगाइड कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपका रेवेन्यू इतना है, हालांकि इतना है ही नहीं, आपको तो उम्मीद नहीं थी पैसे आने, ठीक है। तो वो इस चीज को सिक्योर कर रहा है ना स्टैंडर्ड। तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा आपने चीज बेची है और उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक सेलर या बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने से पहले, पूरी तरह परफॉर्म होने से पहले टर्मिनेट कर दे और दूसरे को नुकसान ही नहीं पे करे, तो उसको उसकी इजाज़त होगी, दूसरे को कंपनसेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कंपनसेशन कैसे? एक कस्टमर है हमारे सेलर का जिसने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, उस कस्टमर ने आके कहा कि जी हमें मुझे जो है ना वो फलां चीज़ आप दे दीजिए, ठीक है। और उस कस्टमर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया जिसके अंदर ये लिखा हुआ था पेनल्टी नहीं देंगे। अब उस कस्टमर ने आगे कोई चीज़ का ऑर्डर ले लिया जिसमें ये प्रोडक्ट ने लगना था और उसने वो ऑर्डर आगे मीट करना था, ठीक है। अब ये मुकर गए चीज़ें देने से, नहीं जी हम टर्मिनेट कर, नहीं जी हम नहीं पहुंच नहीं रहे जी, चीज़ें नहीं आई जी, बस नहीं, हमने नहीं देना जी, चीज़ें नहीं देनी। अब उस बंदे ने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस पर पेनल्टी भी थी। अगलों को ऑर्डर नहीं मिला, उन्होंने कहा चल भाई, घसीटा उन्होंने कोर्ट में ले गए, उन्होंने कहा जी हमें इतना नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी लिखी हुई थी, वो पेनल्टी उन्होंने ले ली। अब वो कस्टमर आया कोर्ट के अंदर और आके कहने लगा देखें जी इनकी वजह से मुझे ये नुकसान हो गया है, इन्हें कहे मेरा ये नुकसान भरें, मुकर गए हैं बात से। तो कोर्ट ने कहा अच्छा लाओ कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे वो कस्टमर साहब, क्या करेंगे? एक बात कर रहा हूँ, मिसाल दूसरी तरह भी तो हो सकती थी, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फजूल सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसी में कंपनसेशन ऐड कर लो फिर ओके है, इसी में कंपनसेशन ऐड कर लो तो ये ओके है। तो इसका मतलब एक छठी चीज है जिसका ना होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ना होना जरूरी किस चीज का है? ऐसी टर्म का जिसमें लिखा हो कि दोनों में से कोई एक टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेशन टू अदर। अगर ऐसी कोई टर्म लिखी हुई है तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना। तो छठी चीज मैं अलग लिख रहा हूं, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखूं? डज नॉट लिखूं, मस्ट नॉट, शुड नॉट, क्या लिखूं? शुड नॉट ज्यादा बेहतर लग रहा है। शुड नॉट, स्टैंडर्ड शुड नॉट कंटेन a term under which seller or buyer can terminate the contract
विदाउट कंपनसेटिंग अदर, विदाउट कंपनसेटिंग अदर। लो जी, इस शर्त का ना होना जरूरी है। अच्छा, वो ना कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टैंडर्ड के अंदर ना, आई कैप की बुक के जो नोट्स हैं, आपकी बुक में भी स्टैंडर्ड की बातें जो है ना इस तरह से है, स्टैंडर्ड में बातें अलग लिखी होती हैं, जरा फिर आप परेशान हो जाते हैं जी, एक दफा वो क्या कह रहा था, दूसरी दफा ये क्या कह रहा है। तो भाई 5 शर्तें उसने एक जगह रखी हैं क्योंकि ये होना जरूरी था, और छठी बात उसने अलग जाके रख दी, कोई 2-4 चीजें और डिस्कस करके बाद में उसने एक चीज बीच में ये भी रख दी कि जी ये चीज ना होना जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट contain a term under which seller can terminate without compensating other. Seller or buyer can टर्मिनेट विदाउट कंपनसेटिंग अदर। ठीक है जी, तो ये 5 चीजों का होना जरूरी है, छठी चीज का ना होना जरूरी है। ओके, क्लियर है ये बात? सही है। अब जरा सबके पास है ना अब ये पेजेस, तो चलो अगली क्लास में काम आ जाएंगे, अभी तो मेरे काम आने लगे। हाँ, क्या मतलब? नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आपस का कॉन्ट्रैक्ट दोनों का अप्रूवल है, ये वो समझो। ये अप्रूवल का मतलब क्या है, दोनों राजी हैं इस काम पे, ये ट्रांजैक्शन। अब अगली बात तुम कोकेन को अगर का यार तुम, ठीक है ओके। वो वैसे कहाँ पे अलाउड है? अच्छा, नहीं नहीं, कहना अफगानिस्तान में अलाउड है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, वो सही है आपकी बात अपनी जगह पे, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है ना, कि जो आपस में जो इन्होंने ये बातें तय की हैं, ये तय की हैं दोनों ने, कि ये नहीं कि किसी एक ने कहा दूसरे को पता ही नहीं है, तो कोई ना कोई अप्रूवल तो हो, किसी की मौजूदगी में गवाही होगी या स्टैम्प साइन होगा। ठीक है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अंग्रेजी कल पढ़ाऊंगा इसकी तफसील से। फिलहाल ये बताने लगा हूँ कि आपने क्या पढ़ के आना है। What are the criteria for identification of a contract? ये सफा आपको दिया है आज, इसमें ये लिखा हुआ है What are the criteria, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एज इट इज थेरी भी आ सकती है इसकी, एज इट इज, जो कि नॉर्मली थेरी आती नहीं है न्यूमेरिक, वो उसको सिचुएशन में टेस्ट कर लेता है। ठीक है, सिनेरियो बना के टेस्ट करता है, लेकिन एज इट इज ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। रीड करना है, एक एक लफ्ज मैं पढ़ाऊंगा भी सही कल, लेकिन आपने ये पढ़ के आना है। ठीक है, ये 5 हैं। और अगला सफ़ा पलटें, जो मेरे पास अब नहीं है, अगला सफ़ा आपका नॉर्मल हो जाएगा, उसमें जाकर आपको क्वेश्चन 2 वाले डिब्बे के नीचे नजर आ रहा है, डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इफ आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट इट। ये क्वेश्चन उसने पूछा, नीचे इसका आंसर गिवन है ना। आंसर क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट if each party, either buyer or seller, has an enforceable right to terminate a wholly unperformed for contract without compensating the other party। आप इसको ना साथ मिला लें, उसके इसके साथ लिख लें सिक्स्थ शर्त, सिक्स्थ क्राइटेरिया। ठीक है, छठी शर्त, इसको इसी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ओके, और इसके साथ ही इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ डालेंगे। ओके, आप दोबारा से किताब को क्लोज कर देंगे हम, फिर अगली बात पढ़ लें, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, लिखना है जिसने लिख लें, निशान निशान लगाना है। नंबर 6 कंडीशन, ये जो मैंने लिखी है वो वहाँ पे अलग पड़ी है, देखें। अब बीच में कुछ बातें करने के बाद उस तरफ जाके उसने वो बात की हुई है, तो वो भी मैं तो कहूँगा कि छठी शर्त ही है, हम इकट्ठा ही याद रख लेते हैं, इसको आसान रह जाता है इस तरह से याद करना। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब
अच्छा जी, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की शराइत, क्या मतलब? ये 5 में से कुछ ना हो या छठी हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं अब यूं कह लेता हूं, क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट ना हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं। कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं भाई। क्राइटेरिया क्या है? फिर हम वो डीप डाउन जाकर देखेंगे क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया क्या है? ये 5 चीजें हो, छठी ना हो। 5 चीजें क्या है? इधर नहीं देखना, आपको याद हो चुकी हैं। 5 चीजें क्या हैं? अप्रूवल हो, सेलर आइडेंटिफाई करे दोनों के राइट्स, सेलर आइडेंटिफाई करे पेमेंट टर्म्स, सेलर को उम्मीद हो पैसे आ जाएंगे, तुम चाहती हैं मार लो, ठीक है, और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस हो। ये 5 चीजों का होना जरूरी, और छठी चीज का ना होना जरूरी। वो क्या? ऐसी कोई कंडीशन ना हो, टर्म ना हो कि दोनों में से कोई एक टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग अदर। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया। यानी ये क्राइटेरिया मीट होगा तो पहली शर्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की पूरी होगी। ये क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो पहली शर्त रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की पूरी नहीं होगी, तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इससे बाद में आगे बढ़ा रहा हूं। मैं यूं कह देता हूं, उर्दू में लिख देता हूं, अंग्रेजी में तो किताब में लिखा ही होता है। अगर क्राइटेरिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी लिख लेता हूं, चले, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया ना मीट हो, ना मीट हो, अगला सवाल अब देखिएगा ध्यान से सब, क्या फिर भी क्या फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? भाई पहले तो हमने बात कर ली ना, ठीक है नहीं? अगर क्राइटेरिया मीट ना हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि यूं ही लिख लेते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया ना मीट हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 2 एक्सेप्शन स्टैंडर्ड ने दी हैं, तो मैं वही लफ्ज लिखना चाह रहा था असल में तो, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया ना मीट हो, क्या क्या फिर भी, क्या फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है, ये है और ये क्वेश्चन मार्क, और आंसर इज यस, एक्सेप्शन है, यस। देयर आर 2 exceptions, there are 2 exceptions। नंबर वन एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसको डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल पढ़िए, ये सवाल पढ़ लें पहले जो लिखा हुआ है आपके सफे के ऊपर। पॉइंट नंबर 5 के नीचे क्या लिखता है वो? इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशन विल द रेवेन्यू बी रिकॉर्डेड? क्या फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? If a contract does not meet these criteria, revenue is recorded only when either, नीचे 2 बुलेट्स आ गए। अच्छा, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये 2 केसेस हैं जिनमें गड़बड़ हो भी जाए तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। अभी बात समझ आ जाएगी जब बात मुकम्मल होगी, तो ठीक है। फिलहाल ये अगली लाइनें ना पढ़े, बुलेट्स ना पढ़े, ए और बी ना पढ़े, आप क्वेश्चन 1 पढ़े। क्वेश्चन 1 आप सबके सामने है। फिर किसी के पास ये हैंड आउट नहीं है तो बता दें, हाँ ये ले जाएं यहाँ से आगे एंड पे नहीं पढ़े हुए पेजेस। ये बुक के अंदर ना पेज थोड़ा सा, बुक के अंदर पेज बिल्कुल उलट है, ठीक है। बच्चे पिछली क्लास में भी, एक यहाँ पे भी कोई कह रहा था कि बंदे पिछली क्लास में कह रहे थे सेल्फी ले लें सफ़े की सर, सही हो जाएगा। अच्छा यार, साइंसदान बच्चे ने वैसे माशाल्लाह, ठीक है। तो सेल्फी ले लीजिएगा सफ़े की जी। मिस्टर अंजुम, सबके सामने है क्वेश्चन भाई, अब तो है ना सबके सामने क्वेश्चन। मिस्टर अंजुम एग्रीड ऑन यकम मार्च 16 जी। अच्छा जी, दरवाजा खोल दो भाई, एक बच्चा दरवाजा खोल दो काइंडली। मिस्टर अंजुम एग्रीड ऑन 1 March 2016 to sell 5 cutting machines to
डाओ लेंस, खालिस ही सब कुछ है? नहीं, वो तो कुछ और है। अरे ये रिलायबल है। ओके, डाओ लेंस, बस ऐसे ही है, मिक्स हो जाती हैं चीजें। ठीक है, हाँ बुढ़ापा आ गया ना जी। हैं जी, और यार ना, ना रखा करो ऐसे तुम। किसने इसकी तुम पे पाँव रखा? जरा खड़े होना, जरा खड़े होना, जरा खड़े होना, जरा हाँ मुंह मत छुपाओ, खड़े होना जरा, खड़े हो जाओ। अच्छा सही से ही बताओ, दुम बच गई? ये आपने क्लास के बाद इनसे पूछना जरूर है इनकी दुम के बारे में, ठीक है? तशरीफ रखें, ठीक है, बचपन से नहीं। ओके सुने प्लीज। मिस्टर अंजुम एग्रीड ऑन यकम मार्च 16 टू सेल 5 कटिंग मशीन्स टू डाउलेंस। तो डाउलेंस कौन है? वो तो रिलायबल तो है, कस्टमर है या सेलर है? डॉलेंस कस्टमर है, अंजुम सेलर है। और किस दिन यकम, ये मैं होमवर्क मिटा रहा हूं अब, ये आपने क्वेश्चन 2 और 3 करके आने हैं। होमवर्क मिटाने की वजह से शायद आप करके नहीं आते है ना। ओके, यकम मार्च 2016 पर कॉन्ट्रैक्ट किया है अंजुम ने, कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी तक तो ये कह रहा हूं, ठीक है, विद डॉलेंस। क्या आपको 5 कटिंग मशीन हम देंगे, ठीक है? तो आप फौरन लिख लेते होते हैं, इतने तेज है ना आप लोग। आप लोगों ने अंजुम, मैं पढ़ रहा था, आपने अंजुम को अंडरलाइन करके सेलर लिख भी लिया हुआ था, डॉलेंस को अंडरलाइन लिख करके कस्टमर लिख भी लिया हुआ था। बड़े तेज हैं आप लोग। ओके, ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट, ओ ईच पार्टीज राइट्स कैन नॉट बी, अंडरलाइन करें, ईच पार्टीज राइट्स कैन नॉट बी। हाँ जी, लिखो इसके ऊपर, कहीं ऊपर नीचे जहां जगह मिलती है लिखो, इसको तीर लगा के खींच लो खाली जगह के, लिखो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बोथ पार्टीज राइट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, और ये तो क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया था, एक शर्त थी, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हाउएवर ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 में क्या हुआ? 31 मार्च अंजुम, मैं सैलरी लिख देता हूं, सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स, सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स, ठीक है जी। डिलीवर्ड द गुड्स का मतलब कह सकते हैं उसके जिम्मे गुड्स डिलीवर करना था, कर दी, यानी पीओ सेटिस्फाइड, ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। बोलो, इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड हेयर। ओके, कह सकता हूं। अब भूल जाएं आगे कुछ लिखा हुआ है, भूल जाएं आगे कुछ लिखा हुआ है, मसला है, मसला भी नहीं है, जरा नॉर्मल बात कर लें। पहले पहले जो हमने पहले दिन एग्जांपल की थी, हमने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट है, मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट है जी, ठीक है, बिटवीन डॉलेंस एंड अंजुम फॉर डिलीवरी ऑफ 5 कटिंग मशीन्स। तो ऑब्लिगेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ 5 कटिंग मशीन्स अगेंस्ट रुपीज होंगे, मिसाल के तौर पे कोई बात, असल में वो यहाँ पे बात, ये सिर्फ बात करना चाह रहा है ना वो, इसकी ये जो सिचुएशन सामने लाना चाह रहा है, इसलिए उसने वहां पे वो लिखा नहीं ट्रांजैक्शन प्राइस वगैरह, तो वो मैं आपको अपनी तरफ से ऐसी मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। 5 कटिंग मशीन्स हैं, देखा जी 5 लाख रुपए की ये 5 कटिंग मशीन्स हैं, एलोकेशन की जरूरत नहीं है, 5 की 5 वो 1-1 लाख रुपए की है, बस एलोकेटेड ही है, उसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, ऑब्लिगेशन है, डिलीवरी ऑफ कटिंग मशीन्स, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस मैंने बता दिया आपको है 5 लाख, और एलोकेशन की जरूरत नहीं है। और नंबर 5, रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ऑन 31 मार्च, तो मैं करने ही लगा रेवेन्यू रिकॉर्ड, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने ही लगा, तो IFRS 15 ने आकर कहा हेलो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, तो फिर
नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड हेयर। लो कर लो कमाई। क्यों क्यों ना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो? स्टैंडर्ड कहता है भाई देखो बात ये है, डॉलेंस अगर मुकर गया कि मैंने नहीं देने पैसे, तो तुमने तो राइट्स में लिखा ही नहीं हुआ कि डॉलेंस में मेरा राइट है डॉलेंस से 5 लाख रुपए रिसीव करने हैं कटिंग मशीन के। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सॉरी मिस्टर अंजुम, सॉरी, यू कैन नॉट रिकॉर्ड द रेवेन्यू। आप रेवेन्यू को नो रिकॉर्ड करें। ठीक है, अच्छा अब बात खत्म नहीं हुई, यहां पे बात खत्म नहीं हुई, बात आगे चल पड़ी है। असल में ना मसला ये है कि उनका नॉर्मल आपस में बिजनेस रिलेशनशिप है, तो हो गई गलती से एक लाइन मिस हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में, IFRS 15 मुसीबत डाल दी। अब बात आगे रुकी नहीं है, बात आगे चली। क्या हुआ? आफ्टर 10 days ऑफ डिलीवरी, दैट इज अप्रैल 10 2016, ठहरो पहले यहां पे लिख तो लें। आफ्टर 10 days ऑफ डिलीवरी, दैट इज 10th April 2016, what happened? Dollens made the full payment. Dollens paid the consideration. ठीक है जी, रिलायबल जो है बिल्कुल। डॉलेंस पेड द कंसीडरेशन, डॉलेंस ने 5 लाख रुपए दे दिए। एंड आगे क्या लिखता है? द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। अब हम गए अपने सारे कागजात उठा के IFRS 15 के पास, और हमने कहा यूं करो, टेबल पे रख, फेंका जाके सब कुछ, बैंक स्टेटमेंट ये पकड़ो, अब बोलो क्या कहते हो? उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। ठीक है, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वाला रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था तो मैंने तुम्हें करने भी नहीं दिया। भाई आपको पता है कैश का आना जाना हमारे लिए जरूरी नहीं होता, PO सेटिस्फाई होने पर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश नहीं आया तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर देते थे, कैश आ गया है तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो हमारा कैश के आने जाने से तो लेना देना होता ही नहीं था। रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जब कंट्रोल शिफ्ट होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने लगे थे। आगे सर पता नहीं किधर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, चलो भागो, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा नाराज क्यों होते हो? चले गए हम चुप करके। हमें पता था कि ठीक है गलती हो गई एक बार, एग्रीमेंट में नहीं लिखा, लेकिन हमारा डॉलेंस का पिछले 20 साल से ये बिजनेस आपस में हम कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हो कि गड़बड़ हो। ठीक है, पैसे तो आ ही जाने हैं। ठीक है, और 10 दिन बाद पेमेंट रिसीव हो गई, और वो पेमेंट भी क्या है? नॉन रिफंडेबल। हमने फिर जाके कहा हाँ भाई फिर 15 बोल, फिर उन बोलता नहीं। ने कहा हाँ, नाउ नाउ, ये नो है, ये नाउ है। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड द रेवेन्यू, नाउ रिकॉर्ड द रेवेन्यू। ठीक है, वहां पे नो रेवेन्यू, यहां पे नाउ रेवेन्यू। ओके, बात समझ रहे हो? कहते हैं हाँ कर लो, अब रिकॉर्ड कर लो। देखो वो कह रहे हैं देखो मैंने तुम्हारे फायदे की बात की थी, जैसे बड़े कहते हैं देखो मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था, तुम आज को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते और कल को तुम्हारा पैसा डूब जाता, तो ऑल्टर ने आगे कहना था इसने तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, रिकॉर्ड किया हुआ था, सेल को ये इन्फ्लेट करके शो कर रहा था, सेल यूजर को धोखा देने के लिए ऊपर सेल बढ़ा लो, खैर है नीचे एक्सपेंस बढ़ा लो। क्योंकि असल में ना सेल इतना को नाजुक मामला है ना। अब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सुने 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 सुने, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, हे करने की बात नहीं, सुनो। सेल्स नाजुक सूरत हाल है। किसकी नाजुक? सुने, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जैसे ही आप उठाकर देखेंगे, सबसे पहली चीज ऑडिट रिपोर्ट के बाद इनकम स्टेटमेंट उसकी सामने आती है, और उस इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली फिगर रेवेन्यू सेल की होती है जिस पे आपकी नजर पड़ती है। और जब आप ऑडिट पढ़ेंगे, आपको ऑडिट पढ़ाने वाले और फिर ऑडिट करवाने वाले ये बात कहा करेंगे कि बाकी चीजों के बारे में हम ऑडिटर्स ये जहन लेकर जाते हैं कि चेक करते हैं कि इनमें कोई गलती तो नहीं, जबकि सेल के बारे में ऑडिटर ये सोच के जाता है चेक करते हैं सही तो नहीं। बात समझिए, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, सोच के यही जाते हैं यहां पे गलती होनी है।
चेक करो सही तो नहीं है, कहीं सही है, ओके ठीक है, और बाकी चीजें सही होती हैं, हाँ चेक कर लो कोई गलती तो नहीं है, बात फर्क समझो। तो ये रेवेन्यू बहुत नाजुक मामला है, आपकी सूरत हाल बेशक नाजुक है, रेवेन्यू भी बहुत नाजुक है, ठीक है। तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना जब, तो इसमें अब तीन चीजें हैं, तीन चीजें। नंबर वन, पीओ इज सेटिस्फाइड, नंबर वन पीओ इज सेटिस्फाइड, नंबर टू buyer has paid the consideration and the payment is non रिफंडेबल। ये तीन चीजें जब पूरी हो जाएं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई, नॉर्मल डेट पे फिर भी नहीं करने दिया, 10 दिन डिले हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं, रिकॉर्ड, बल्कि यूं कहें, पहली एक्सेप्शन क्या है, पहली एक्सेप्शन है seller has satisfied performance obligation, customer has paid the amount and, ये तीनों में एंड मैं यूं लिख देता हूं, वैसे इसका मतलब तो यही होता है, एंड थर्ड वन, एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। अगर ये तीन चीजें पूरी हो जाएं तो रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। अब अगली बात अहम है, इवन देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट कह लें, देयर वॉज यूं लिख देता हूं वैसे उर्दू में, देयर वॉज गड़बड़, ठीक है, देयर वॉज गड़बड़, इवन देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, इवन देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। नो का मतलब, नो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ थी, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ थी तो स्टैंडर्ड ने कहा था रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करो, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना कब, जिस दिन पेमेंट रिसीव हो जाए। वो कौन सी पेमेंट, इस सिचुएशन की, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं, यूं कह सकते हैं हम, स्टैंडर्ड इसको यूं भी कहता है कि फुल्ली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है ये। क्या है जी, फुल्ली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। नंबर वन एक्सेप्शन क्या है, फुल्ली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ रहा ही नहीं, सेलर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बायर ने पेमेंट, अब स्टैंडर्ड ने लफ्ज इस्तेमाल किया सब्सटैंशियल, वो जहां पे लिखा हुआ है ना उसको अंडरलाइन करके 90% लिख लेना फिलहाल, बस वो नॉर्मली टेस्ट इस तरह से करता नहीं, सब्सटैंशियल अमाउंट इज पेड बाय द कस्टमर, उसने ये लिखा हुआ है। बहरहाल आप फिलहाल छोड़ें, मैंने तो एग्जाम्पल के अंदर भी इसमें हमने यही देखा तो फुल अमाउंट है, ठीक है, तो बात कर लेंगे इस पे। बहरहाल जहां पे लिखा हुआ नजर आए सब्सटेंशियल, अभी अंडरलाइन करके 90% कह देना, क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ाना नहीं है आपको, ये तो मैं कल पढ़ाऊंगा पहले या आखिरी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये सारी बातें समझा रहा हूं जो लिखी हुई वहां पे मिलेंगी आपको, ओके जी। तो फुल्ली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रहा हूं इसको, फुल्ली एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है, सेलर ने अपना काम कर दिया, बायर ने अपना काम कर दिया, पेमेंट नॉन रिफंडेबल है, तो ये तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया है। तो रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू जिस दिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हेन पेमेंट, हाँ, तो पीओ इज सेटिस्फाइड, पेमेंट इज मेड, पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, तो रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, इवन देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, इवन देयर वाज गड़बड़ इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, समझते हो बात को। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी एक्सेप्शन क्या है, टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ ये याद रखने के लिए ये हेडिंग्स बनवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बाकी बात वहीं से देखकर ही हमें पता लगेगी, ठीक है। टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट, वो टर्मिनेट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने कोई नॉन रिफंडेबल एडवांस लिया होता है, पढ़ के देखते हैं। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 2 आ जाए, क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 1 जो था ना उसको पढ़ेंगे आप, निशान लगा लिया होगा आपने कि हमने पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 को आप पढ़ेंगे
तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई होंगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा 10 अप्रैल को। ठीक है, पढ़िएगा लाजमी। मैं कल इसको देखूंगा स्टार्ट में या एंड पे क्लास के, एक बार गो थ्रू करूंगा इन चीजों को। ओके, सुने, जो बच्चे नहीं पढ़ के आएंगे वो सारी बात मैंने पढ़ाई हुई है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी हुई। ठीक है, और मैंने कल सुनना भी है और फिर बाकी मेरे साथ ही खड़े रहेंगे। जो 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 पकड़ा गया याद ना होने की वजह से, सुना गया और याद ना हुआ उसको, वो मेरे साथ खड़े होकर वो क्लास गुजारेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 2, अ सीए फर्म एग्रीड टू सप्लाई कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ लीडिंग स्कूल। हाँ जी, सीए फर्म कौन है? सेलर। सीए फर्म कौन है? सेलर। और स्कूल कौन है? कस्टमर। A non-refundable advance of 50,000 is received at the time of agreement on यक्कम जनवरी 2012। जी, स्कूल वालों को उन्होंने कहा यक्कम जनवरी 12 को कि हम आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे। ठीक है, और इसी दिन इन्होंने रिसीव्ड नॉन रिफंडेबल एडवांस ऑफ 50,000। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या कहता है? द फाइनल पेमेंट टर्म्स वर नॉट क्लियर। गड़बड़ हो गई। अंडरलाइन करो पेमेंट टर्म्स वर नॉट क्लियर को। अंडरलाइन करके क्या लिखोगे मुझे पता है, आपको पता है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई 5 में से एक शर्त पूरी नहीं है तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? गड़बड़ हो गई। सर ने कहा हाँ भाई किधर चल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। हमने कहा जी हमने तो ये अभी वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करना, 50,000 तो वैसे भी हमने एडवांस में रखना था, आपको बड़े आप स्टैंडर्ड आप पार्टे बन के आ गए हैं। ठीक है, हमने कोई नहीं करना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कोई गड़बड़ हो गई। क्या? 15 जनवरी को, ऑन 15 जनवरी 12 कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड। 15 जनवरी 12 क्या हुआ जी? कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर। ठीक है, वो सवाल में कहता है व्हेन शुड सीए फर्म रिकॉर्ड द रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां से आया? तो वो तो एडवांस वापस कर देंगे। ओए होए होए, अभी वापस आ गया, वापस जा नहीं सकता वो, तो अब क्या करें? हाँ, फिर क्या करें? अब मजबूरी में हमें इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 शर्तें बना के दे सकता हूं आपको। देखें ये पहली शर्त क्या है, इधर देखो। पहली शर्त, गुड्स भेज दी। ये क्या है जी? गुड्स क्या? चीजें भेज दी। जी हाँ जी, चीजें भेज दी, चीजें भेज दी, पहली बात लिखी हुई है। ठीक है, और पैसे आ चुके और नॉन रिफंडेबल हैं। ठीक है जी, 3 शर्तें। ऐसी 3 शर्तें यहां पे बनाऊं। देखो इधर, देखो इधर, देखो देखो देखो, देखो। सर्विसेज दे चुके, यू मत करो, टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब कोई ऑब्लिगेशन हम पे रही ही नहीं, सर्विसेज देनी ही नहीं, सर्विसेज देनी ही नहीं, ऑब्लिगेशन है ही नहीं जो सेटिस्फाई करनी है, सर्विसेज नहीं। क्यों? टर्मिनेशन हो गई, सर्विसेज देनी ही नहीं, और पैसे आ चुके हैं। ठीक है जी, और वो नॉन रिफंडेबल हैं। ठीक है जी, अब फर्क क्या है इधर देखो। यहां पे जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई थी उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, यहां पे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये दूसरी एक्सेप्शन है। ठीक है जी, वो एक्सेप्शन क्या है? टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट की अंग्रेजी यहीं से पढ़ लेते हैं। आ जाओ फिर एग्जाम्पल आप घर से पढ़ना। अब आ जाओ वो 2 ए और बी पढ़ा देता हूं। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशंस विल द रेवेन्यू बी रिकॉर्डेड। क्या रेवेन्यू फिर भी रिकॉर्ड हो सकता है? नंबर 1,
द एंटिटीज वो क्या कहता है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट दीज क्राइटेरिया रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन आइदर, ये दो ही केसेस हैं, ओनली व्हेन आइदर, देखिए द एंटिटीज परफॉर्मेंस, एंटिटी को अंडरलाइन करके अंजुम कर लो ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है, एंटिटी को अंडरलाइन करके, ए के अंदर एंटिटी को अंडरलाइन करके अंजुम कर लो ना, ठीक है। हाँ, अब ये जुमला यूं बनेगा, अंजुम्स परफॉर्मेंस इज कंप्लीट है, अंडरलाइन करो, परफॉर्मेंस इज कंप्लीट, अंडरलाइन करो, लिखो 31 मार्च, द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीट एंड सब्सटेंशियली को अंडरलाइन करके 90% लिख लो, लिख लो। स्टैंडर्ड ने नहीं कहा 90%, कितना फॉरेन बुक्स के अंदर कहीं एक दो जगह पे लिखा हुआ मिला, स्टैंडर्ड ने इसको क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, ओके जी। एंटिटीज परफॉर्मेंस इज, अंजुम्स परफॉर्मेंस इज कंप्लीट 31 मार्च को ना, एंड आगे क्या लिखा हुआ है, एंड ये भी हो गया है, एंड सब्सटेंशियली ऑल द कंसीडरेशन हैज बीन कलेक्टेड यानी रिसीव्ड, ठीक है, एंड अगली बात भी एंड के साथ है, इट इज नॉन रिफंडेबल, पहला केस, ठीक है। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, फुल्ली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कहता है ऊपर कि अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना, कब, इन दो सूरतों में, पहली सूरत पीओ सेटिस्फाई हो गई है, पैसे आ गए हैं सब्सटेंशियल, मैंने कहा छोड़ो 90% ज़हन में रख लो बस, ठीक है, और दिस इज नॉन रिफंडेबल, तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। सेकंड क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज नॉन रिफंडेबल, इधर देखो ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट नो ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है जी, कस्टमर हैज पेड द अमाउंट एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल, तो रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, when contract is terminated even there was गड़बड़ in contract, डन। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, एक तो यहाँ पे कुछ करना कराना कोई नहीं पड़ेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन टर्मिनेट हुआ, पैसे तो आए पड़े ना, उनको भी तो कहीं करना है, बस बना लो रेवेन्यू, ठीक है। ये अगली एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन की बात है, जबानी कर रहा हूं, पिछली क्लास से भी जबानी कर दी थी, आपने वो पढ़ के आना है, जी बोले। हाँ, तो फिर नहीं किया, वो टर्मिनेट कर दिया, एग्री किया था, आप टर्मिनेट कर दिया, अब तो नहीं देनी सर्विसेज, एग्री किया था पर टर्मिनेट कर दिया, अब नहीं देनी सर्विसेज, तो 50 का क्या करें, वो वापस भी तो नहीं करना। हाँ, नो ऑब्लिगेशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देने का वादा किया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, सर्विसेज नहीं दी, ठीक है। हाँ, आप यूं अज्यूम कर लें थोड़ी सर्विसेज दे ली तो उतने पैसे कट जाएंगे, फिर और क्या, अपने पैसे वो कम दे दें, बस सर्विसेज दे दी थी, ठीक है, लेकिन वो भी पैसे रेवेन्यू के अगेंस्ट फिर भी रेवेन्यू ही बनना है, आप उसको एडवांस इनकम कहेंगे और उस दिन आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बनाते आपने इकट्ठा, प्लीज इकट्ठा उसको उसी दिन इनकम में फेंक दिया। बहरहाल पढ़िएगा, कल क्वेश्चन ले लूंगा। सुने, अब ये दो बातें हुई हैं, क्राइटेरिया पढ़ा हमने और एक्सेप्शंस पढ़ी हमने कॉन्ट्रैक्ट की। तीसरी बात यह है कि बज़ाहिर दो या दो से ज्यादा अलग नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्ड किन सूरतों में कंबाइन कर देता है, तो इस पे बड़ी तफसील से कल बात करनी है, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आप रीडिंग करके आ सकें कुछ, ओके। स्टैंडर्ड कहता है अगर दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड, contracts are entered into as a single performance obligation, या ये एग्जांपल्स मैं ज़बानी बताऊंगा, आप पढ़ के आएंगे, फिर कल इन पे हम इंशाल्लाह खूब बहस करेंगे, ठीक है। आर एंटर्ड इनटू एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आर
entered into for a single commercial objective. और तीसरी बात, या कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट ऑफ वन पार्ट is dependent on delivery of other. Payment of one is dependent on delivery of other. ठीक है जी। अब सुने, दो कॉन्ट्रैक्ट्स अलग नजर आने वालों को एक कर देने का मतलब ये कतन नहीं है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी एक हो जाती है। किसी एक सूरत में वो एक हो जाएगी, हर एक में नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही था हमारा पहले दिन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 3 थी, लेज भी, जूस भी, ठीक है, बिस्किट भी। अब सुनो, आप ऑफिस सेंटर गए, आपने उसे जाके कहा, आपका एक दोस्त था, आपने उसे जाके कहा मुझे मोबाइल चाहिए, उसने मोबाइल आपको दे दिया। आपने उससे कहा ओरिजिनल चार्जर दो, उसने कहा ओरिजिनल चार्जर 1 हफ्ते बाद आएगा, ले जाना। आपने कहा ठीक है, पैसे भी फिर 1 हफ्ते बाद ही ले लेना। अब आपको पता था दोस्त है, अगर मैंने इसको पैसे आज दे दिए तो फिर मुझे कोई नहीं चार्जर मिलना। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वन इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ, पेमेंट ऑफ मोबाइल इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ चार्जर। तो स्टैंडर्ड कहता है ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ना बना लेना, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट, इनको कंबाइन कर देना। हाँ, इसमें पीओस 2 रख लो, मोबाइल डिलीवर करना है, चार्जर डिलीवर करना है। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव की क्या मिलेगी कि ईंटें खरीदी आपने किसी भट्टे से और वहीं पर उन्होंने ही अपने मिस्त्री भेज के आपको दीवार भी बनवा दी। अब दीवार सस्ती बना के दे रहे हैं आपको मार्केट रेट से, तो इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, उन्होंने ईंटों की कीमत में वो कीमत डाल ली होगी, आपको वो सस्ता लग रहा है, सस्ता है नहीं। ठीक है, लेकिन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम है। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्या है? ईंटें खरीदने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप घर में रख लेंगे और हर गुजरने वाले के सर में अंदर से मारते रहेंगे। ईंट खरीदने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दीवार बनाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 इससे रिलेट करेगी। तीसरी एग्जाम्पल वो क्या है? वो है मिसाल के तौर पे राइज वालों ने अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर खरीदा। ठीक है, कि हम ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करना चाह रहे हैं। अब जिस कंपनी से खरीदने गए उनके पास होटल का एक सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट का एक सॉफ्टवेयर पड़ा था। अब क्या वो होटल रेस्टोरेंट वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल सकता है एज इट इज? वो चलना मुमकिन नहीं है, बल्कि उस सॉफ्टवेयर कंपनी को कस्टमाइज करना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर, ताकि वो राइज के आईटी एनवायरनमेंट में चल सके। अब कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग है। पहले राइज वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमें सॉफ्टवेयर बेच दें, 2-3 दिन बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हमें ये कस्टमाइज भी कर दें। भाई ये तो होटल वाला आपने सॉफ्टवेयर दे दिया है। स्टैंडर्ड कहता है ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी एक ही है, 2 नहीं है, बस एक ही है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता अनलेस कस्टमाइजेशन, इतनी मेजर कस्टमाइजेशन। ठीक है, ये मेरा दोस्त, क्या नाम है इसका, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल मुईद बोल दो, इतना केड़ा मुश्किल है? बड़ा मुश्किल, बड़ा अब्दुल वो नाम तो बोलो पूरा। सुनो, अब्दुल मुईद चला गया जे डॉट पे, लेकिन कुर्ता इसको सुनो है ये स्मॉल क्रॉकरी, छोटा पांडा, लेकिन इसको जो कुर्ता पसंद आया वो 5XL मेरे साइज का पसंद आ गया। अब खान बाबा का पता नहीं कौन खान बाबा, भाई यहाँ पे कोई खान बाबा नहीं। अच्छा सुनो, अब सुनो 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 सुनो, अब ये 5XL कुर्ता जो पहनता है तो ये चल ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाजू यहां से शुरू होंगे, कंधा तो यहां तक आ जाएगा, तो बाजू यहां तक आ जाएंगे, और ये जो कमीज है उसको वो टखनों तक पहुंच जाएगी, गिट्टों तक है जी। ओके, अब सुनो 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 सुनो, अब इन्हें जेड वालों को कहा कि आप मुझे ये आल्टर कर दें, कस्टमाइज कर दें, आल्टर कर दें।
तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कुर्ता पहना ही नहीं जा सकता जब तक अब्दुल मोईद इसे आल्टर ना करे। हाँ मैं पालवा वखरी गल है, ठीक है, मैं अब्दुल मोईद खरीद रहा है ना, तो फिर उन्होंने कहा कि जे डॉट वाले सेलर आप अलग कुर्ता और अलग अल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट ना कहें, ये अल्टरेशन के बगैर अब्दुल मोईद ने कुर्ता पहन ही नहीं सकना, इसलिए ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे राइज वालों ने सॉफ्टवेयर यूज कर ही नहीं सकना जब तक कि उसको कस्टमाइज ना करें, तो ये सिंगल, तो तीन चीजें हैं, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सॉफ्टवेयर कुर्ता, एग्जांपल सॉफ्टवेयर और कुर्ता, और यहां पे सॉफ्टवेयर वाली एग्जांपल है और कुर्ता वाली एग्जांपल है। ओके, दूसरा ईंटें, ईंटें और दीवार, ठीक है जी। तीसरा मोबाइल और चार्जर। अगली हेडिंग नजर आ रही है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर ये तीन पॉइंट्स हैं, आगे तीन एग्जांपल्स हैं, पढ़ के आइएगा। अल्लाह हाफिज।